इधर पार करना है तो बिना हथियारे के चले जाएंगे, इधर नहीं, हथियार लेकर जाना पड़ेगा, राशन लेकर जाना पड़ेगा, खाना पीना वाला सामान। अब हजारों के संख्या में सैनिक लेकर जा रहे तो कौन खिलाएगा? वहाँ पर होटल खोल रखा है कोई कि चलो चलो होटल में एक दिन खा लेते हैं, पैसा दे देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। होटल खोल कर कोई थोड़े रखा है, वो भी इतने सारे सैनिकों को। आज हम लोग बात करने वाले हैं BA पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3। पेपर 3 का ये चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का भाग 2 तक हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं। अगर आपने भाग 2 तक नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी अलग से बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? थानेश्वर के पुष्य भूति वंश के बारे में पढ़ रहे थे। यानी थानेश्वर जो कि हरियाणा में, वर्तमान समय में हरियाणा में है, जो कि कुरुक्षेत्र के नज़दीक में है, वहाँ का एक वंश, एक छोटा सा जगह का वंश, ये भारत के अधिकतर हिस्सों में कैसे फैल गया, इसके बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो ये पहले पिछले वाला भाग में ये सब कुछ पढ़ लिए हैं। एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। पुष्य भूति वंश, इस वंश का नाम था, संस्थापक कौन था? पुष्य भूति। उस समय राजधानी इन्होंने कहाँ पर रखा था? थानेश्वर, राजधानी थानेश्वर रखा था। और इसके बाद बना प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें हुई, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। ठीक है, इतना कुछ जानते हैं। और प्रभाकर वर्धन इस वंश के लिए बहुत कुछ अच्छा नया कुछ काम किया और वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है, इसीलिए इस वंश का नाम वर्धन वंश भी रखा गया है। देखिए, इसने भी बहुत अच्छा काम किया, इस वंश की स्थापना की, तो इसको तो माना जाता है संस्थापक, लेकिन वास्तविक रियल संस्थापक किसको माना जाता है? प्रभाकर वर्धन को, इसीलिए इस वंश का नाम वर्धन वंश भी पड़ा। तो आपको वर्धन वंश भी पूछा जाए तो बात वही हुआ, पुष्य भूति वंश भी पूछा जाए बात वही हुआ। राजवर्धन बड़ा बेटा था, तो ये राजा बना। और कैसे ये लड़ाई हुआ ये तो पूरा आप लोग जानते ही होंगे। और पिछला भाग में कैसे राजश्री जंगलों में ये राजश्री को किसने बंधक बनाया था? देवगुप्त के शासक, ये मालवा के शासक देवगुप्त ने कैसे बंधक बनाया था, क्या हुआ था, ये सब समझ गए थे। वापस हर्षवर्धन ने क्या किया था? राजश्री को ढूंढ लिया था और वापस ये हर्षवर्धन राजा बन गया था। इसकी मृत्यु के बाद कौन राजा बना? हर्षवर्धन। ये बहुत अच्छा से पढ़ लिया, अगर नहीं देखें तो पिछला वाला भाग में अच्छा से समझाया इसके बारे में। आप देख सकते हैं पिछला वाला भाग, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये पूरा जो हिस्सा है अब किसके कंट्रोल में आ गया था? हर्षवर्धन के। और राजश्री वापस लौट गई थी। अब हर्षवर्धन थानेश्वर से राजधानी उठाकर कहाँ पर लेकर आया? यहाँ पर कन्नौज में, ताकि चारों तरफ ये देख सके, इधर चारों तरफ राजधानी को संभाल सके। तो इसने राजधानी कन्नौज बनाया, लेकिन अपना सांस्कृतिक राजधानी कहाँ पर बनाया? मथुरा को सांस्कृतिक राजधानी बना दिया। अब देखिए, मथुरा को सांस्कृतिक राजधानी बनाने से फायदा क्या हुआ? उस समय कपड़ों का व्यापार बहुत अधिक मथुरा से होता था। साथ में सांस्कृतिक राजधानी बनाने से फायदा ये हुआ कि वहाँ पर लोगों का आना जाना और ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण मतलब देखिए, कहीं पर भी टूरिस्ट जब आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, या अपने देश में भी कहीं किसी और जगह पर घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर रोजगार उत्पन्न होता है ना। तो रोजगार उत्पन्न करने का एक ये भी साधन है कि वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस को विकसित कर दीजिए, अपने आप रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसने राजधानी बनाया था। और चीनी यात्री एक ह्वेनसांग इसी के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के समय ही ह्वेनसांग आया था कहाँ पर? भारत में, जो कि चीनी यात्री था, जो कि भारत घूमने के लिए आया था। इसने एक पुस्तक में अपना वर्णन किया था, इसके राज्य के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में पूरा वर्णन किया था कि हर्षवर्धन का राज्य कैसा था, क्या था, पूरा लिख कर कहाँ पर लेकर गया था? ये अपने चीन में लेकर गया था। ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा का समर्थक था, जो कि यहाँ पर बौद्ध स्थलों को घूमने के लिए आया था। ये अपने किताब में क्या लिखता है? हर्षवर्धन के बारे में क्या लिखता है? यहाँ के आर्थिक और सामाजिक स्थिति, पहले समाज की स्थिति के बारे में क्या लिखता है? यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है। क्या लिखता है? वर्ण व्यवस्था है यहाँ पर, और वर्ण व्यवस्था है। और यहाँ पर 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं हैं। और अंतरजातीय विवाह भी यहाँ पर होता है। क्यों? कौन लिख रहा है? ये ह्वेनसांग अपने किताब में लिखा है। अंतरजातीय मतलब एक जाति से दूसरे जाति में भी विवाह होता है। इसमें ऊंच नीच की ज्यादा भावना लोगों में नहीं थी। ब्राह्मण वो होते थे, ये क्या लिखता था कि ब्राह्मण कौन थे? ब्राह्मण वो थे जो कि शिक्षा देते थे, जो मतलब जो भी पूजा पाठ वाला कार्य करवाते थे वो ब्राह्मण होते थे। क्षत्रिय जो युद्ध लड़ने वाले होते थे, जैसे सैनिक और भी जो युद्ध लड़ने वाले होते थे वो क्षत्रिय होते थे। वैश्य कौन होते थे? जो व्यापारी होते थे। और जो किसान होते थे वो वैश्य होते थे। और
जो इन सब की सेवा करते थे। सेवा मतलब जो मजदूर होते थे, जो मजदूर होते थे उनको क्षुद्र में रखा जाता था। ये कौन वर्णन करता है? वेनसांग। ये चीनी यात्री था, यात्री वेनसांग वर्णन करता है इसके बारे में। वर्णन हो गया। अब समझिए कि ये जो हर्षवर्धन था, ये सोचा कि फ्री में इतना कुछ मिल गया, हमको फ्री में ना मिला था। ऐसे ही लड़ाई वड़ाई हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन लड़ाई तो करना पड़ता, फ्री में नहीं कर सकते, लड़ाई तो करना पड़ा था। लेकिन ऐसे भी ना मतलब कि लड़ाई होकर मिल गया ना। अब कह रहा है कि अब आगे भी इधर बढ़ा जाए, कश्मीर की तरफ भी अब खुद से जीतने के लिए। लेकिन कश्मीर की तरफ बढ़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। किसको? हर्षवर्धन को। और वापस इधर लौट आया। फिर इसने सोचा कि अब दक्षिण भारत की तरफ चला जाए, यानी कि इधर की तरफ। और देखिए दक्षिण भारत की तरफ जाने में दो गो समस्या था। क्या क्या समस्या था? दक्षिण भारत की तरफ जाने में दो गो समस्या। एगो तो यहाँ पर विंध्य पर्वत था, ध्यान रखिए। कौन सा पर्वत? विंध्य पर्वत। उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद ये इधर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ थी, समझिए। और इधर था चालुक्य वंश का शासन था। कौन सा वंश? चालुक्य वंश। इसको बाहर करके हम आपको दिखाते हैं, बाहर इधर की तरफ दिखाते हैं। देखिए देखिए इधर बाहर करके दिखाते हैं। ऊपर वाला कौन सा हम क्या बोले हैं? विंध्य पर्वत। कौन सा? विंध्य पर्वत। उसके बाद नर्मदा नदी, नर्मदा। और उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियाँ थी। और इधर चालुक्य वंश था। तो ये सोच रहा था हर्षवर्धन कि इधर आकर इन लोगों को हरा कर और हम इस पर कब्जा कर ले। इतना तो मिला है यहाँ। किसी भी राजा को आप देखिएगा यही ना करते थे पहले, राजा किसी और पर आक्रमण करके उसका जो राज्य अपने पास रख लेते थे। तो यहाँ पर भी हर्षवर्धन ने सोचा कि इधर आक्रमण कर दिया जाए। लेकिन हर्षवर्धन को ये बात पता नहीं थी कि क्या क्या हमको पार करना पड़ेगा। इधर से विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी पार करके तब इधर सतपुड़ा के पहाड़ी भी पार करना पड़ सकता है। इधर तब ना पहुंचेंगे इसके क्षेत्र में। तब क्या देखिए, इसके मंत्रियों द्वारा भी, मंत्री परिषद का गठन किया था, तो मंत्रियों द्वारा भी यही सलाह, ठीक है आक्रमण कीजिए, माने तो क्या दिक्कत है। लेकिन एक आप भी खुद बात समझिए, आप कभी पहाड़ों पर गए होंगे तो समझे होंगे पहाड़ों के बारे में और जानते भी होंगे कितना मुश्किल होता है पहाड़ों पर चढ़ना। खाली शरीर रहता है तो हालत बिगड़ जाता है पहाड़ पर चढ़ने में। अब बताइए इधर विंध्य पहाड़ी पार करना है, इधर तो हर्षवर्धन का क्षेत्र है और इधर पार करना है तो बिना हथियारे के चले जाएंगे? इधर नहीं, हथियार लेकर जाना पड़ेगा, राशन लेकर जाना पड़ेगा, खाना पीना वाला सामान। अब हजारों के संख्या में सैनिक लेकर जा रहे तो कौन खिलाएगा? वहाँ पर होटल खोल रखा है कोई कि चलो होटल में एक दिन खा लेते हैं, पैसा दे देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। होटल खोल कर कोई थोड़े रखा है, वो भी इतने सारे सैनिकों को। नहीं, वहाँ पर होटल थोड़े अभी ना होटल आपको मिल जाता है, कहीं पर भी होटल मिल जाएगा। अधिकतर जगहों पर, शहरों में जाइएगा तो वहाँ पर भी होटल। लेकिन इधर पहाड़ी क्षेत्र में कौन होटल खोल कर रखा है जो खाना देगा? नहीं। यानी राशन आपको लेकर जाना पड़ेगा, हथियार लेकर जाना पड़ेगा, ये सब कुछ लेकर पहाड़ पार करना पड़ेगा। क्या पार करना पड़ेगा? पहाड़ ऊंचाई पर। तब हिम्मत बांध कर सब पहाड़ पार किए। राजा, सैनिक, मतलब अधिकतर जो सैनिक है घायल हो गए, बहुत सारे पहाड़ों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी ये हर्षवर्धन आगे बढ़ता रहा। कहाँ बढ़ता रहा? आगे। तब तक दिख गया क्या? नर्मदा नदी। अब नदी को भी पार करना है। नदी कैसे पार करेंगे? नाव से पार करेंगे, बहुत मेहनत लगेगा नदी पार करने में। तब तक ये खबर मिल गया इधर चालुक्य वंश का जो शासक था, चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय को ये बात पता चल गया कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा हर्षवर्धन हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि ये भी खुफिया विभाग इधर लगा कर रखते थे ना। ऐसे थोड़े कोई राजा मतलब सिंहासन में बैठा हुआ चुपचाप ऐसे ही नहीं ना, उसको भी डर रहता था कोई आक्रमण ना कर दे। तो अपने बॉर्डर जो भी सीमा होता था ना, उस पर बॉर्डर पर अपना सैनिकों को बैठा कर रखता था। तो इसको पता चल गया, ने रणनीति बनाया, अपना सैनिकों को लेकर तुरंत निकला। ये सोचा कि राजा इधर से विंध्य पर्वत पार करेगा, फिर नर्मदा नदी पार करेगा और इसकी सेनाएं थकी हुई होंगी और अधिकतर सेनाएं की मृत्यु तो इधर ही हो गई होंगी और सेनाएं थकी हुई होंगी। अगर 1-2 दिन हम आराम करने का इनका समय देते हैं तो उसके बाद पता ही है कौन सा तबाही मचाएंगे। ये कमो सैनिक रहेंगे, तबाही बहुत अधिक मचा देंगे इसके क्षेत्र में। किसने कहा कि किसी का आराम करने का समय न दिया जाए? अब समझिए
ताकत बहुत है आपके अंदर, ताकत बहुत है, लेकिन आराम करने का समय ना मिले तो सारा ताकत खत्म हो जाता है। अगर 100 किलो का ताकत है ना तो वो 0 किलो माइनस में पहुंच जाता है ताकत। अगर आराम करने का समय ना मिले, लगातार पहाड़ पार करना, नदी पार करना, कितनी थकान होती है आपको भी पता होगा। अगर आप पहाड़ों पर अगर यात्रा किए होंगे, पहाड़ों पर चढ़े होंगे और पहाड़ों पर यात्रा किए होंगे तो आपको पता भी होगा। तब क्या हुआ, जैसे ही नर्मदा नदी पार किए तो इधर से सेना लेकर खड़ा था, और सेना लेकर सामने नहीं खड़ा था। जैसे ही नर्मदा नदी थके हुए पार किया, अब सोचे कि टेंट उंट लगाकर आराम करे यहीं पर, नदी के बाद में यहाँ पर आराम करा जाए, टेंट लगाकर उस समय आराम करे, खाना वाना बने, आराम करा जाए। तब तक ये तीर चलाना शुरू कर दिया। कौन? पुलकेशिन द्वितीय तीर चलाना, जैसे इधर से निकले ना तीर चलाना शुरू कर दिया और युद्ध वहीं पर शुरू हो गया। अब बताइए जीतेगा कौन? अगर ये कॉमो सैनिक लिया रहेगा तो जीत जाएगा कि नहीं जी? इसके सैनिक पूरा एनर्जी से भरे हुए, एकदम खाना पीना खाकर एकदम बढ़िया है इसके सैनिक, मतलब बहुत अच्छे हैं। और इधर कोई खाना ना अच्छा से खाया है ना कुछ किया है, अपने थका हुआ है। कौन जीतेगा? यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय क्या हुआ, हर्षवर्धन से जीत गया। हर्षवर्धन को वापस फिर मुड़कर कहाँ पर जाना पड़ा? कन्नौज, अपने राजधानी में। अब देखिए ये क्या किया, अब तो हरा दिया। हराने के बाद अब ढिंढोरा पिटवाया पूरे राज्य में कि हम दक्षिण उत्तर भारत के राजा को, उत्तर भारत के सबसे बड़े राजा हर्षवर्धन को हरा दिए हैं। उसकी इतनी विशाल सेना को हरा दिया। साथ में इसने क्या किया आपको पता ही है, राजाओं का हाल क्या पता ही है। कोई भी काम करवाते थे बड़ा सा शिलालेख पर लिखवाते, शिला यानी पत्थर के। यहीं पर नर्मदा नदी के तट पर लड़ाई हुआ था, यहीं पर एक पत्थर पे एक बड़ा सा शिलालेख पर एक अभिलेख लिखवाया, उसमें पूरा वर्णन करवाया कि हम पुलकेशिन द्वितीय, हम किसको हराए हैं? हम हराए हैं हर्षवर्धन को, उत्तर भारत के सबसे बड़े राजा हर्षवर्धन को, और बहुत अपने बारे में इसमें वर्णन किया। उस अभिलेख का नाम है ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख। ध्यान रखिए, इसको मिटा देते हैं। उसका नाम क्या रखवाया? ऐहोल अभिलेख। इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ तक मिटा देते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने जो अभिलेख लिखवाया था, पुलकेशिन द्वितीय ने जो अभिलेख लिखवाया था, उस अभिलेख का क्या नाम था? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। और ये कहाँ पर था? नर्मदा नदी के तट पर, वहीं पर हराया था ना, नर्मदा नदी के तट पर ये लगवाया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था, चालुक्य वंश का शासक था। आपसे पूछा जाएगा कि ऐहोल अभिलेख किसने लिखवाया था? तो ऐहोल अभिलेख जो है, अभिलेख यहाँ पर लिख देते हैं। ऐहोल अभिलेख किसने लिखवाया था? ये पुलकेशिन देखिए यहाँ पर गलत लिखा, पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर कौन लिखवाया? ये पुलकेशिन द्वितीय। खूब ढिंढोरा एकदम पिटवाया। समझ लीजिए किसी बड़े शासक को हरा देंगे, बहुत बड़े राजा को, तो ढिंढोरा तो पिटवाना बनता है ना। ये ढिंढोरा खूब एकदम पिटवाया, ऐहोल अभिलेख लिखवाया, बहुत ढिंढोरा पिटवाया ये। अब बात करते हैं, ये तो हो गया, ये वापस अपने राजधानी कन्नौज लौट आया। अब ये यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय का काम खत्म हुआ, ये अपना अभिलेख लिखवाया और अपना शासन चलाने लगा। अब इधर इसके प्रशासन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। किसके प्रशासन के बारे में समझेंगे? हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, और लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए इसके प्रशासन के बारे में थोड़ा समझा जाए। चलिए इसके प्रशासन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके प्रशासन, और प्रशासन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? दो तरीके से जानकारी मिलती है। एक तो ह्वेन-सांग लिख कर लेकर गया था उसमें, और दूसरा हर्षचरित में। और हर्षचरित किसने लिखा था? किसने हर्षचरित को लिखा था? ये इसके कवि थे। आपको पता है सभी राजा का कोई ना कोई कवि होता था। कवि उनका नाम था वाणभट्ट। वाणभट्ट द्वारा यहाँ पर क्या क्या रचना किया गया था? हर्षचरित यानी कि हर्षवर्धन के बारे में, और एक कादम्बरी लिखा गया था। कादम्बरी की रचना की गई थी। दो रचनाएं वाणभट्ट द्वारा किया गया था, जो कि हर्षवर्धन के कवि थे, यानी राज कवि आप कह सकते हैं। तो हर्षचरित से बढ़िया से जानकारी मिलता है हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में, और ह्वेन-सांग का जो CU की है उससे भी जानकारी मिलता है। तो प्रशासन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए प्रशासन यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ पर प्रशासन के बारे में लिख देते हैं। प्रशासन देखिए, प्रशासन इसका केंद्रीकृत था। केंद्रीकृत मतलब ये होता है कि राजा के हाथ में ही सब कुछ होता था। सेनापति कौन होता था? राजा ही होता था। और इसने अपने सलाह के लिए, यानी प्रशासन कैसा था? केंद्रीकृत था यानी केंद्रीय था। और इसने मंत्री परिषद, अपने सलाह के लिए मंत्री परिषद का गठन किया था।
मंत्रियों का एक समूह होता था जो इसको सलाह देता था। और इसने अपने जो प्रांत यानी कि अपने राज्य जो होता था उसको छोटे छोटे भागों में बांटा था। किस किस भागों में? ग्राम, विषय और भुक्ति। अब कौन कौन से भुक्ति? ग्राम मतलब गांव समझते ही हैं, विषय मतलब जिला और भुक्ति मतलब क्या होता था? प्रांत यानी कि राज्य। अब क्या होता था, राजा इतने बड़े साम्राज्य को थोड़े संभाल सकते हैं, तो राजा तो अपने राजधानी में बैठे रहते थे। प्रांत के एक शासक बना दिए, जिला के कोई जिम्मेवारी देखने के लिए बना दिए कि आप जिला को संभालिए, और एक ग्राम को, जैसे अभी वर्तमान में होता है ना, ग्राम का एक गांव का जो पंचायत का एक प्रमुख होता है, फिर एक जिला का प्रमुख होता है, एक राज्य के प्रमुख होते हैं, मैंने राज्य चलाने के लिए केंद्र में प्रमुख होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री हो गए केंद्र में, राज्य में मुख्यमंत्री हो गए, जिला में भी अन्य, ये सब अलग अलग होते हैं। उस समय भी ऐसा ही था। और ये सब किसको, देखिए कुछ भी दिक्कत होगा तो ये किसको ये सूचना देंगे? जिला वाले को, जिला प्रांत वाले को, और प्रांत किसको सूचना देगा? राजा को। तो यही इन सब भागों में इनका प्रशासन किसका? हर्षवर्धन का प्रशासन बटा हुआ था। और इसने अपना सेना में चतुरांगणी इसकी सेना थी। चतुरांगणी सेना का मतलब क्या होता है? पैदल घुड़सवार रथ से भी सैनिक होते थे, और उसके बाद हाथी से भी युद्ध किया जाता था। समझ लीजिए इतने इसके सेना में शामिल थे। दिखाई इधर नहीं, इधर रथ के बाद दिखाई नहीं, घुड़सवार के बाद दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इधर लिख देते हैं। और रथ और उसके बाद हाथी, इससे भी लड़ाई किया जाता था। अब बात करते हैं इसके कवि द्वारा तो हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा भी 2-3 पुस्तकों की रचना की गई थी, वो भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको मिटा देते हैं और इसके द्वारा भी कुछ पुस्तकों की रचना की गई थी। कौन कौन सी पुस्तकें थी इसके द्वारा रचना की गई थी? हर्षवर्धन। इसके द्वारा कौन कौन सी? प्रियदर्शिका, उसके बाद रत्नावती, उसके बाद क्या है? रत्नावती के बाद नागनंद। ये 3 पुस्तकों की रचना किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। अब यहीं पर इसके प्रशासन के बारे में, इसके बाद मतलब वर्धन वंश के इसके जितने प्रतापी शासक नहीं हुए, और धीरे धीरे इस वंश का क्या होने लगा? धीरे धीरे ये वंश नीचे आने लगा, और नीचे आने लगा, अंतिम में क्या हो गया? इस वंश का पतन हो गया और ये वंश समाप्त हो गया। तो समाप्त अभी नहीं, धीरे धीरे होगा। तो ये चैप्टर खत्म हो गया यहीं पर। थानेश्वर का पुष्य भूति वंश, हर्षवर्धन के बारे में इतना ही हम लोगों को पढ़ना था। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो हमें तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।